हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? ओके, अच्छे ये सब। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर नंबर 3 ये हमारा है नेपाल के बारे में है, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों में से एक है नेपाल। तो आज हम वह देखने वाले हैं। ओके, हमारे घर के पास कैसे होते हैं हमारे पड़ोसी? आसपास में होते हैं ना। आपके घर के बाजू में भी कोई रहता होगा, हमारे घर के बाजू में भी। तो क्या हो गए, हमारे पड़ोसी होते हैं। तो इसी तरह इंडिया के भी होते हैं ना, नेबर कंट्री होते हैं कि नहीं होते? ओके, तो उसी तरह इंडिया के भी पड़ोसी तो होने चाहिए ना। जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं कि भाई ये हमारे बाजू में रहते हैं, वो हमारे बाजू में रहते हैं। कभी कभी हम वहाँ जाते हैं, क्या उसके वहाँ हैप्पी बर्थडे है किसी का, तो हम वहाँ जाते हैं, वो हमारे वहाँ यहाँ आते हैं। तो उसी तरह इंडिया के भी नेबर कंट्री है, उसमें ऐसा नहीं होता है। होता है कि नेपाल का बर्थडे और इंडिया वहाँ गया, होता है ऐसा? नहीं। तो देखते हैं हम नेबर कंट्री। हमने दो लेसन है वो कंप्लीट कर लिए, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। तो आपको याद रखना है कि फेयर बुक में हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अभी जितने लोगों का फेयर बुक का वर्क बाकी है, फ़ोटो भेजना बाकी है, वो लोग भी याद रख कर भेज देना, बराबर है? क्योंकि ज़्यादा काम आप रखोगे साथ में तो वो कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए बोलता हूँ कि चैप्टर नंबर 3 हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, तो उससे पहले आपका दोनों चैप्टर का काम ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आज हम देखने वाले हैं नेपाल। नाइस द प्राइमरी स्कूल यूनिट ऑफ द ज्ञान मंजरी विद्यापीठ। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर नंबर 3 नयनाभिराम नेपाल। क्या है नाम चैप्टर का? नयनाभिराम नेपाल। तो चैप्टर नंबर 3 नयनाभिराम नेपाल, आज वह चैप्टर हम देखने वाले हैं कि नयनाभिराम नेपाल। चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पड़ोसी देश है, हमारे नज़दीकी देश है वह। तो क्या आप उसके बारे में जानते हो कुछ? नेपाल के बारे में जानते हो? क्या जानते हो? वही ये एक आंसर है सबके पास कि वो हमारे नज़दीकी देश है ना। उसके सिवा कुछ जानते हो आप लोग? तो उसके बारे में हम ये पूरा चैप्टर है उसमें देखेंगे। एडवांस में ही मैं बोल दूंगा कि ये है वो है ये है, तो कुछ मज़ा आएगा नहीं। इसीलिए हम चैप्टर में ही देखते जाएंगे कि उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या उसमें देखने लायक चीज़ है। तो पहले हम एक वीडियो देखते हैं, वीडियो के माध्यम से हमें कुछ पता चलेगा। वीडियो में क्या देखने वाले वो भी मैं नहीं बताने वाला, आपको ही देखना है। तो पहले हम देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेपाल के टॉप 10 प्लेसेस के बारे में जहां पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के वीर गोरखाओं की ताकत पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे और महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो हिमालयी पहाड़ी घाटियों में बसा ये देश बेहद ही खूबसूरत है, और अगर आप भारतीय हैं तो आप यहाँ पे काफ़ी सस्ते में घूम सकते हैं, क्योंकि भारत का 100 रुपया यहाँ पर नेपाल का 160 रुपये के बराबर हो जाता है। तो आज हम आपको देंगे कंप्लीट डिटेल नेपाल के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं।
इसमें सबसे पहले स्थान पर आता है काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू नेपाल का एक सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ पर घूमने पर आपको नेपाल का कल्चर, यहाँ के मंदिर और यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ठहरने के लिए कई सारे होटल्स और रेस्टोरेंट भी हैं, जहाँ पर आप नेपाली भोजन का मजा ले सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आता है पोखरा। नेपाल में स्थित पोखरा अपनी शांत झीलों और सुंदर वादियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांति में बोटिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं और पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ठहरने और खाने के लिए कई सारे होटल्स और रिसोर्ट भी मौजूद हैं। इसके बाद नेपाल का अगला सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला प्लेस है पाटन। बागमती नदी के पार एक स्थान है पाटन, जो अपनी बेमिसाल कारीगरी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर स्थित महल और मंदिर लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। पाटन नेपाल की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसके अलावा ये जगह हस्तनिर्मित साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद नेपाल का अगला घूमने लायक स्थान है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ये एशिया के सबसे अच्छे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहाँ पर आप बंगाल टाइगर, एक सींग वाला गैंडा, ऐसे कुछ दुर्लभ जानवर देख सकते हैं। इसके अलावा कई लुप्त प्रजातियों के जानवर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इनके अलावा आप यहाँ पर हाथी, तेंदुआ, बाइसन और भालुओं को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप जीप से सवारी कर सकते हैं, हाथी से सवारी कर सकते हैं या डोंगी की सवारी करते हुए जंगली जानवर और जंगल के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। इसके बाद अगला स्थान आता है खुम्बू। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले यात्रियों के लिए एक बेस कैंप है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वो भी नेपाल में स्थित है और यहाँ पर इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले यात्री यहाँ पर आकर ठहरकर एवरेस्ट पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेते हैं और अपने आप को एवरेस्ट पर चढ़ने के अनुकूल बनाते हैं। इसके बाद अगला स्थान है नगरकोट। ये स्थान उन पर्यटकों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है जो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के दर्शन करना चाहते हैं और ज़्यादा चढ़ाई नहीं कर सकते। यहाँ की नगरकोट। ये स्थान उन पर्यटकों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है जो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के दर्शन करना चाहते हैं और ज़्यादा चढ़ाई नहीं कर सकते। यहाँ के ऊंचे रेंज से हिमालय की 8 पर्वतमालाओं का व्यू देखा जा सकता है। इसके अलावा हिमालय पर उगते सूरज को देखने के लिए भी ये स्थान बेस्ट प्लेस है। इसके बाद अगला स्थान है जनकपुर। नेपाल में स्थित जनकपुर कभी भारतीय राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसे उस समय मिथिला नाम से जाना जाता था। यहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था और भगवान राम ने सीता से विवाह भी यहीं जनकपुर में ही किया था। नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए जनकपुर एक बेहद ही खास जगह है, क्योंकि इस शहर में कई सारे तालाब हैं जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके बाद अगला स्थान आता है लुम्बिनी। हिमालय पर्वत की गोद में बसी खूबसूरत जगह है लुम्बिनी और गौतम बुद्ध का जन्म भी यहीं लुम्बिनी में ही हुआ था। ये इलाका काफ़ी शांत है और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। लुम्बिनी एक यूनेस्को विश्व विरासत है और इसके स्तूप और मठ इसको काफ़ी खास बनाते हैं। नेपाल की यात्रा करने वाले लोग लुम्बिनी शास्त्रों का अध्ययन करने, धर्म के बारे में जानने और दिल दिमाग को ताज़ा करने के लिए आते हैं। इसके बाद अगला स्थान है भक्तपुर। काठमांडू घाटी में स्थित भक्तपुर नेपाल में घूमने के लिए सबसे खास जगहों में से एक है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर मंदिर और तीर्थ स्थल ही देखने को मिलेंगे। काठमांडू की तुलना में यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम देखने को मिलेगी। इसके बाद नेपाल का एक प्रमुख स्थान है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो काठमांडू शहर से 4 किलोमीटर दूर है और ये मंदिर बागमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जो ये पशुपतिनाथ मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का ही आधा हिस्सा है और इस मंदिर में भारत, नेपाल और इंडोनेशिया से श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। तो ये थे नेपाल के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। तो आज के वीडियो देखने में मज़ा आया सबको? बहुत मज़ा आया ना?
मुझे तो ऐसा लगा कि चलो अभी का अभी हम घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन में नहीं जा सकते ना, लॉकडाउन ख़त्म हो तब जाएंगे। बराबर है। वीडियो देखने में मज़ा आया ना, बहुत मज़ा आया। कैसा मस्त था कि उसमें कई सारी देखने लायक चीज़ है कि वहाँ हम घूमकर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है हिमालय की ये पर्वतमाला, कि हिमालय एक पर्वत नहीं है, हिमालय पर्वत के साथ कई सारे पर्वत जुड़े हुए हैं, इसीलिए हिमालय को पर्वतमाला कहते हैं। एक हिमालय एक नहीं है, हिमालय के साथ ऐसी तरह कई सारे पर्वत जुड़े हुए हैं, तो ये वो पूरे जुड़कर हिमालय पर्वत बनते हैं, एक साथ में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया हिमालय जो पर्वत है वो ऐसा कहा जाता है कि हिमालय जो पर्वत था वो पहले नहीं था, पहले वहाँ पे समुद्र था और भौगोलिक कुछ चेंजिंग की वजह से वहाँ पे पूरा पर्वत है वो ज़मीन में से निकल गया, भूसंचलन की वजह से। भूगोल में आता है ये सब, जियोग्राफी में। तो हमने देखा कि कुछ भौगोलिक यानी कि जियोग्राफी की वजह से ये जो पर्वतमाला है वह समुद्र में से बाहर निकल आई और उसी वजह से हिमालय पर्वतमाला पूरी बन गई। तो ये जियोग्राफी में आप देख सकते हो कि कौन सा टेथिस नाम का ये सरोवर था और उसमें से कुछ जियोग्राफी तो आप देख सकते हो। तो अभी आपके लिए काम मैं देता हूँ, आपको मुझे बताना होगा कि हिमालय की उत्पत्ति किस तरह हुई थी। बताओगे ना? मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये हमारा क्वेश्चन है, अभी आपको लिखना पड़ेगा फेयर बुक में कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। समझ गए? ओके, मैंने बता ही दिया है आपको कि कैसे हुई, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन एकत्रित करते हैं। ओके, समझ गए? तो आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 3, नैनाभिराम नेपाल। चैप्टर नंबर 3 नाम है नैनाभिराम नेपाल। तो यहाँ हम देखते हैं पाठ प्रवेश। प्रकृति की खूबसूरत छटा का कोई सानी नहीं होता। प्रकृति की खूबसूरती उसके किसी के ऊपर आधार नहीं रखना पड़ता। उस पर यदि यह प्रकृति नज़ारा नेपाल का हो तब तो कहना ही क्या। नेपाल का नज़ारा वीडियो में भी हमने देखा कितना मस्त है। वो लास्ट टाइम हम गए थे टूर में, जो हमारे साथ थे उन लोगों ने देखा होगा कि सापुतारा वो भी पर्वतीय इलाका एकदम मस्त है। और उसमें भी हम टूर पे जब गए तब वहाँ पे बारिश हो गई, तो वो स्थल देखने में और भी मज़ा आ गया। और बारिश की वजह से जो बादल होते हैं वो भी वहाँ एकदम नीचे आ गए थे, तो हम लोग तो बादलों में घूम रहे थे। जो लोग आए थे उन लोगों ने देखा है, जो लोग नहीं आए थे वो लोग कभी जाओ तब देख लेना, उसमें क्या है ना। नेपाल नहीं गए तो क्या, यहाँ सापुतारा तो देख ही सकते हैं। तो नैनाभिराम नेपाल में उस पर यदि यह प्राकृतिक नज़ारा नेपाल का हो तब तो कहना ही क्या। आइए चले हिमालय की गोद में बसे नेपाल की यात्रा पर। हमने तो पहले ही देख लिया कि नेपाल में क्या क्या देखने लायक है और क्या वहाँ पे हम घूमने जाए तो हम क्या क्या देख सकते हैं, खाना क्या हमें वहाँ मिल सकता है, हमारे पैसों की क्या वहाँ पे कीमत है, तो वो सब हमें वीडियो में देख लिया। तो हिमालय के ऊंचे शिखरों के बीच स्थित नेपाल ऐसा प्रतीत होता है मानो नगराज हिमालय ने
बड़े लाड प्यार से इसे अपने गोद में बैठा रखा हो। ऐसा लगता है कि हिमालय ने अपने गोद में नेपाल को बिठा कर रखा है, क्योंकि वो हिमालय पर्वतों के बीच में स्थित है इसीलिए। और यहाँ पे पिक्चर में भी हिमालय की ये पर्वतमाला हमें देखने को मिलती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हिमालय की जो पर्वतमाला है वो एक ऐसा पर्वत है, उसे हिमालय नहीं कहते, उसके साथ कई सारे पर्वत है वो जुड़े हुए हैं और वो सब मिलकर क्या बनता है, हिमालय पर्वतमाला। और हिमालय में से कई सारी नदियाँ भी बहती है। हिमालय में से जो नदियाँ बहती है उससे एक लाभ होता है, क्या कि उसमें से पानी मिलता ही रहता है। कई सारी नदियाँ ऐसी होती है कि बारिश के मौसम में ही पानी देती है इसे, और बारिश के मौसम ख़त्म तो नदी भी ख़त्म। लेकिन हिमालय में से जो नदियाँ निकलती है वो हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा देती है। तो इस तरह हिमालय का जो पर्वतमाला है वो इस तरह है। तो उसके बीच में नेपाल आया हुआ है। नेपाल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अब तक बहुत ही सुरक्षित रहा है। नेपाल की भौगोलिक सुरक्षा की बात हम करें तो अब तक सुरक्षित रहा है, उसकी वजह है उसकी भौगोलिक स्थिति। वो नेपाल हिमालय के बीच में ही आया हुआ है, इसीलिए कोई भी देश उसके ऊपर चढ़ाई ऐसे जल्दी से नहीं कर सकती, क्योंकि उसको हिमालय पर्वत पूरा लांघना पड़ता है, उसके बाद ही वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अब तक सुरक्षित रहा है। इसके उत्तर में दुर्गम हिमालय की अजय चोटियाँ, बड़े बड़े हिमालय पर्वत की ऊंचाई है वहाँ पे। अजय चोटियाँ इसलिए कहा गया है कि उस पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल है, वहाँ पे सब लोग नहीं जा सकते, और ऐसे में पर्वत चढ़ना और हिमालय के बर्फीले पर्वत चढ़ना मुश्किल है, क्योंकि वो ज़मीन से बर्फीला प्रदेश जो होता है वो थोड़ा सा अलग रहता है और उसमें पैर फिसल जाने की भी दिक्कत ज़्यादा होती है और वहाँ पे चढ़ना मुश्किल। इसीलिए कहा गया है कि अजय चोटियाँ है। तो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में उसकी संस्कृति का स्रोत तथा अनन्य मित्र भारत है। ऐसी भौगोलिक विशेषता ने नेपाल की संस्कृति को अक्षुण्ण बना रखा है, इसलिए इसके ऊपर कोई चढ़ाई कर सकता नहीं है, क्योंकि नेपाल ऐसे स्थित ही ऐसा है कि वहाँ पे किसी को चढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि उसकी पर्वतमाला है वो अजय चोटियाँ, उसको लांघना ही मुश्किल है, तो उस पर चढ़ाई करना काफ़ी, और है भी छोटा सा ही देश और है ही इतना मस्त कि उसके ऊपर चढ़ाई करना किसी को पसंद नहीं है। वहाँ पे घूमना सबको पसंद है कि वहाँ पे जाकर घूमते हैं। चलो, भारत ऐसी भौगोलिक विशेषता ने नेपाल की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। आँखों में सजीव होते नगराज हिमालय के हिम किरीट के दृश्यों ने नेपाल भ्रमण के लिए बढ़ती हुई कदमों के साथ साथ मन में भी नवीन उल्लास का संचार कर दिया है। हिमालय के हिम किरीट का मतलब है मुकुट, जो माथे पर पहनते हैं वो मुकुट, और यहाँ पे शब्द आए हिम किरीट, हिम यानी बर्फीला। तो नेपाल जो है वह नगराज हिमालय की जो पर्वतमाला है, और हिमालय की पर्वतमाला में ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखने को मिलता है हमें, पूरा बर्फीला इलाका। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि हिमालय के हिमकिरीट के दृश्यों ने नेपाल भ्रमण के लिए बढ़ते हुए कदमों के साथ साथ मन में भी नवीन उल्लास का संचार कर दिया है। तो हम फिर से एक वीडियो देखने वाले हैं, देखेंगे ना,
तो आइए हम देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, नारद मुनि ज्ञानी घुमक्कड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं हूँ काठमांडू। काठमांडू हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी है। भारत और नेपाल का बॉर्डर ओपन है, ये कई जगह से खुला हुआ है। जो सबसे ज्यादा रास्ता इस्तेमाल होता है वो एक गोरखपुर का इस्तेमाल होता है और दूसरा बिहार होते हुए रास्ता इस्तेमाल होता है। तो यदि आप गोरखपुर के रास्ते जाना चाहते हैं तो आप गोरखपुर तक बाई ट्रेन जा सकते हैं और गोरखपुर रेलवे स्टेशन से आप सुनौली बॉर्डर तक बाई बस से जा सकते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपको उधर भी वैसे ही साधन मिल जाते हैं जैसे इधर मिलते हैं। लेकिन काठमांडू जाने के लिए आपको सबसे जो अच्छा रास्ता होगा वो बिहार होते हुए होगा, क्योंकि बिहार के साइड से नेपाल का काठमांडू, तो आप रक्सौल तक बिहार के बाई ट्रेन जा सकते हैं और रक्सौल से नेपाल का बॉर्डर मात्र 1 किलोमीटर दूर है। तो आप बाहर रिक्शा या टांगा पकड़ कर बॉर्डर तक जा सकते हैं। बॉर्डर आप पैदल ही क्रॉस कर लें। बहुत ही धूल से भरा हुआ बॉर्डर है, क्योंकि भारत और नेपाल जो व्यापार होता है वो इसी रास्ते से होता है। तो बॉर्डर का एरिया बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है। आप बिल्कुल धूल से सन जाते हैं वहां पे, और सड़क बिल्कुल टूटी फूटी है। लेकिन जब आप बॉर्डर के उधर पहुंच जाएंगे तो फिर आपको रास्ता ठीक मिलेगा। ये भारत और नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है करीब करीब 1-2 किलोमीटर का है, जहाँ पे आपको पैदल चलना पड़ जाता है या आप तांगा पकड़ सकते हैं। अगर आप तांगा लेते हैं तो ये तांगे वाले ऐसे का लेन देन करें। और आप जब नेपाल से वापस इंडिया आते हैं तो इंडिया में क्योंकि नेपाली करेंसी नहीं चलती है, तो आप बॉर्डर पे ही कोशिश करें कि आप पहले ही खत्म कर लें सारी नेपाली करेंसी, और थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो आप बॉर्डर पे उसको चेंज कर लें इंडिया आते समय। यदि आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी रेट पे ट्रैकिंग के सारे सामान मिल जाते हैं। और थामेल, ये वहाँ का सबसे खूबसूरत एरिया है और जितने भी टूरिस्ट नेपाल के काठमांडू में जाते हैं वो सारे के सारे थामेल में ही रुकते हैं, ये मान के चलिए। बहुत ही खूबसूरत है ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा टूरिस्ट के हिसाब से ही बनाया गया है। तो आप यहाँ पे रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं खुद, आप यहाँ पे शाम को अगर निकलेंगे सड़कों पे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको चारों तरफ सिर्फ टूरिस्ट ही नजर आएंगे। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। आप बात करते हैं खाने की, तो यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको नेपाल में बिल्कुल इंडिया जैसा ही खाना मिलता है। बिल्कुल हल्का फुल्का आपको स्वाद का फर्क आ सकता है, बाकी जो आप यहाँ पे खाते हो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाता है। यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत हो सकते हैं। अब बात करते हैं घूमने की, तो काठमांडू में बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें आपको हर हाल में देखना चाहिए। आप अपने दिन की शुरुआत दरबार स्क्वायर से कर सकते हैं। ये यहाँ का सबसे खूबसूरत प्राचीन स्थल है। यहाँ बहुत से महल और मंदिर हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए जाके। नेपाल में आए आखिरी भूकंप में इसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था और ये कई इसकी बिल्डिंगें गिर गई थी यहाँ पे, जिसे चीन के सहयोग से नेपाल फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जरूर जाएं। यहाँ पे भी टिकट लगता है तो आप टिकट ले लें। दरबार स्क्वायर के दक्षिणी हिस्से में कुमारी पैलेस है, तो यहाँ भी आप जरूर जाएं। यहाँ आपको जीवित देवी के दर्शन हो जाएंगे, जिसके बारे में आपने पहले से ही काफी सुन रखा होगा कि नेपाल में एक जीवित देवी भी होती है। यहाँ से आप नारायण हित्ती पैलेस म्यूजियम जा सकते हैं। ये पहले राजा का महल हुआ करता था, जिसे अब म्यूजियम में बदल दिया गया है। तो आप यहाँ भी जरूर जाएं, बहुत ही खूबसूरत है।
और यहाँ से पास में ही गार्डन ऑफ ड्रीम्स है। बहुत ही खूबसूरत और आधुनिक पार्क है ये। और यहाँ पे आपको 200 नेपाली आपको चार्ज लगता है टिकट। अच्छा, टिकट के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ जितने भी ऐतिहासिक धरोहर या स्थल है, वहाँ जब आप जाते हैं तो वहाँ पे टिकट की 3 कैटेगरी आपको नॉर्मली देखने को मिलती है। एक नेपाली लोगों के होते हैं, दूसरे नंबर पे शार्क देशों के जो सदस्य हैं उनके नागरिकों के लिए है, ये उससे थोड़ा महंगा टिकट होता है, और फिर तीसरा फॉरेनर्स के लिए होता है। तो हम शार्क देश में आते हैं तो हमारे लिए दूसरी कैटेगरी हर जगह टिकट ली जाती है। इसके बाद आप स्वयंभू मंदिर जा सकते हैं। स्वयंभू जगह का भी नाम है, इसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ जैसे ही आप बस से बाहर निकलेंगे, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, तो आपको सामने ही स्टैचूज, बड़ी बड़ी मूर्तियां विशाल दिखेंगी। ये मुख्य मंदिर नहीं है, मुख्य मंदिर उसके पीछे है। तो जब आप जाएंगे तो आप पूछ लें तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। काफी ऊंचाई पे है, पहाड़ी के ऊपर है मंदिर, मुख्य मंदिर, और बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही खूबसूरत है। ये वर्ल्ड हेरिटेज में ये भी शामिल है। और यहाँ से आपको पूरे काठमांडू का नजारा देखने को मिलता है, तो आप यहाँ भी जरूर जाएं, बहुत ही बढ़िया है। मैंने फिर से पेज लिया है नयनावीरम नेपाल। क्यों? क्योंकि हमने वीडियो देखा तो सब भूल जाओगे आप लोग, इसलिए हम फिर से देखते हैं एक बार कि हिमालय के ऊंचे शिखरों के बीच स्थित नेपाल ऐसा प्रतीत होता है मानो नगराज हिमालय ने बड़े लाड प्यार से इसे अपनी गोद में बैठा रखा हो। नेपाल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अब तक बहुत ही सुरक्षित रहा है। वो भी मैंने बता दिया था कि उसके चारों ओर क्या है, हिमालय की पर्वतमाला है और वो बीच में है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी सुरक्षा ऐसे ही भौगोलिक व्यवस्था से ही हो गई, उसको कोई अलग से सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके पास जो नज़दीक वाला देश है वो भारत है, तो भारत के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए ऐसे भी उसकी सुरक्षा हो गई। तो इसी प्रकार नेपाल है वह एक सुरक्षित देश बना हुआ है। तो नेपाल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अब तक बहुत ही सुरक्षित रहा है। इसके उत्तर में दुर्गम हिमालय की अजय चोटियाँ, दुर्गम इसीलिए कहा है कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, तो दुर्गम अजय चोटियाँ है, उसके ऊपर कोई चढ़ ही नहीं सकता है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, तो इसीलिए वह सुरक्षित है। तो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में उसकी संस्कृति का स्रोत तथा अनन्य मित्र भारत, ऐसी भौगोलिक विशेषता ने नेपाल की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। ऐसी सुरक्षा की वजह से अक्षुण्ण यानी कि अभी तक उसके ऊपर कोई ऐसा संकट नहीं आया है। आँखों में सजी होते ही नगराज हिमालय के हिम किरीट के दृश्यों ने नेपाल भ्रमण के लिए बढ़ते हुए कदमों के साथ साथ मन में भी नवीन उल्लास का संचार कर दिया। ऐसे नगराज हिमालय, नगराज का मतलब है पर्वत, पर्वत राज हिमालय, और उसके सिर पर क्या है, हिम किरीट, किरीट का मतलब है मुकुट, तो उसके सिर पर यानी कि बर्फीला प्रदेश, हिम यानी बर्फीला, तो हिमालय की पर्वतमाला है, वहाँ पर ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, बर्फीला प्रदेश। इसीलिए तो सबको घूमने का वहाँ मज़ा आता है, सबको लगता है कि वहाँ हम घूमने के लिए जाते, वहाँ घूमने के लिए जाते। अभी हमें भी लगा ना कि हमें घूमने के लिए जाना है वहाँ पे, अभी नहीं। तो भ्रमण के लिए बढ़ती हुई कदमों के साथ साथ मन में भी नवीन उल्लास का संचार कर दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू पर्यटकों को खूब लुभाती है। नेपाल की राजधानी यानी कि उसका कैपिटल इंडिया का कौन सा है, याद करो, दिल्ली। ओके, तो नेपाल की राजधानी कौन सी हो गई, काठमांडू। ओके, और नेपाल की राजधानी, जो राजधानी है तो अच्छी होगी ना,
जैसे हमारे दिल्ली में देखो, दिल्ली में आप महीना भर घूमो तो भी कई प्लेस ऐसे रह जाते हैं कि वहाँ आप पहुँच भी नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ घूमने की बहुत सारी जगह है। पूरे पूरे दिन में एक एक जगह पे पूरा दिन चला जाता है। तो इसीलिए नेपाल की राजधानी काठमांडू पर्यटकों को खूब लुभाती है और इसके आकर्षण में बंधा हुआ पर्यटक इसे देखने के लिए लालायित हो उठता है। हमने देखा ना वीडियो में कैसे काठमांडू की जो सड़क थी, बाजार थी, वो सजे हुए थे, वहाँ सब चीज़ें मिलती थी, खाने की चीज़ें, देखने के लिए लायक चीज़ें, वहाँ से हम खरीद कर ला सकते ऐसी भी चीज़ें, तो वो सब वहाँ पे देखने को मिलती है। मैंने भी उस खूबसूरत वादी को स्वयं में आत्मसात कर लिया और सड़कों पर फैले विश्व के विभिन्न देशों के पर्यटकों के माध्यम में समा गया। मैंने भी उस खूबसूरत वादी को स्वयं में आत्मसात कर लिया। मैंने यानी कि लेखक ने, मैंने वहाँ पे नहीं गया हूँ। तो लेखक को भी लगा कि वाह क्या है मस्त, और वो भी सबके साथ ऐसे ही मिल गए। उस खूबसूरत वादी को स्वयं में आत्मसात कर लिया और सड़कों पर फैले विश्व के विभिन्न देशों के पर्यटकों के माध्यम में समा गया। वहाँ पे विश्व के कई सारे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, तो लेखक भी उन लोगों के साथ मिल गए और वहाँ सब देखने लगे। तो यहाँ पे आपके लिए और एक काम बढ़ गया। हमारे जितने भी नेबर कंट्री हैं उसके कैपिटल आपको लिखने हैं, समझ गए? इससे पहले मैंने आपको क्या लिखने के लिए बोला था? क्या बोला था मैंने? हाँ, कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में लिखना है। और अब क्या लिखना है? हमारी पड़ोसी जितने भी देश है उसकी राजधानी का नाम आपको लिखना है। तो लेखक ने बताया कि मैंने भी उस खूबसूरत वादी को स्वयं में आत्मसात कर लिया और सड़कों पर फैले विश्व के विभिन्न देशों के पर्यटक के मध्य समा गया। उन लोगों के साथ वो भी मिल गई। 1950 तक जो नेपाल सदियों से विदेशों के लिए बंद था, आज करोड़ों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यह शहर पर्यटन व्यवस्था से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा वही है। कौन सा? तो यहाँ पे हमने देखा कि विभिन्न देशों के पर्यटन वहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे शहर में पर्यटन व्यवस्था से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। मुद्रा यानी पैसे। पैसे कैसे प्राप्त होते हैं? और वो भी विदेश के। जो देश के लोग वहाँ पे घूमने के लिए आएंगे उस देश का पैसा उसको मिल जाएगा। इसीलिए बताया कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। तो विदेशों के लिए बंद था, आज करोड़ों पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र। यह शहर पर्यटन व्यवस्था से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। तो वहाँ पे जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे घूमने के हर जगह पे उसकी टिकट लगती है, तो उसकी वजह से उसको पैसे प्राप्त होते हैं। और उसमें हमने वीडियो में देखा कि अलग अलग रेट लगता है। वहाँ नेपाल के लोग घूमने के लिए जाते हैं तो उसके टिकट का रेट अलग होता है, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो हमारा रेट भी अलग होता है। ऐसे ही आप लोग शायद गए होंगे यहाँ ताजमहल घूमने के लिए, तो ताजमहल में जब इंडिया वाले हैं तो उनके टिकट का रेट कैसा है? अलग है। और फॉरेन कंट्री वाले हैं उसकी टिकट का रेट भी अलग है। ऐसे ही राजस्थान में भी आप घूमने के लिए जाओ तो वहाँ पे भी ऐसा ही है कि हमारे टिकट का रेट अलग होता है और जो विदेश से आए हैं उनकी टिकट का रेट भी अलग होता है। तो हमारा जो रेट है वो कम होता है और उन लोगों का रेट ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है? बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। इससे उसको फ़ायदा होगा, उसको विदेशी पैसे मिल जाएंगे।
और विदेशी पैसे ऐसे में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पैसे आ जाए तो उससे क्या फ़ायदा। मान लो कि इंडिया के पास ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पैसे आ जाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा। उससे फ़ायदा होगा कि वो जिस कंट्री का पैसा हमारे पास आए उस कंट्री में हम जो भी चीज़ खरीदे तो उसमें हम कम रेट में वो ले सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि यह शहर पर्यटन व्यवस्था से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। जैसे ही जो भी पर्यटन वाला शहर है, घूमने फिरने का शहर है, वहाँ पे ऐसे फ़ायदे ही होते हैं। जहाँ विदेश से घूमने आने वाले लोग हैं उसके लिए, यहाँ से घूमने वाले लोग हैं तो उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन विदेश से आने वाले पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा क्या करता है, अर्जित कर रहा है। इसीलिए कहा है कि यह शहर पर्यटन व्यवसाय से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। तो क्या होगा, उससे फायदा होगा। मैंने पहले बताया कि विदेशी मुद्रा, मान लो कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा आए तो मान लो कि डॉलर है तो डॉलर के कंपैरिजन में हमारे पैसे क्या हैं, डाउन होते हैं। तो यदि हमारे पास ही डॉलर है तो हमें क्या पैसे, वो कौन से पैसे देने होंगे, उसे डॉलर ही देने होंगे, तो हमें थोड़ी दिक्कत कम रहेगी। तो इस तरह हमारे दिल्ली में भी कई सारे लोग वो सब देखने के लिए आते हैं। राजस्थान से में भी कई सारे ऐसे पर्यटन की जगह है, तो वहाँ पे विदेश के लोग भी बहुत आते हैं। और विदेश के लोग जो आते हैं और हमारे जो लोग हैं उसके रेट थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते हैं। हमारा रेट कम होता है, इंडिया वाले जहाँ भी घूमे तो उसका रेट कम है, लेकिन फॉरेन कंट्री में से आए तो उसके पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे ही आप ताजमहल देखने के लिए जाओ तब देखना, ताजमहल देखने के लिए हम गए थे तो हमारे पैसे बहुत कम लिए उन लोगों ने, और फॉरेन कंट्री वालों का ज़्यादा लिया था टिकट का दर। तो उस तरह हमें विदेशी पैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे राजधानी कौन सी है, काठमांडू। तो काठमांडू भी एक घूमने की जगह है, मस्त जगह है, खूब लुभाती है। इसके आकर्षण में बंधा हुआ पर्यटक इसे देखने के लिए लालायित हो उठता है। यहाँ होटल, मकान, दुकान, सड़कें सभी हमेशा सजे रहते हैं। उस वीडियो में हमने देखा था ना कि ऐसे तोरण सब लगा हुआ था। तो होटल है, दुकान है, रहने के लिए मकान भी मिलते हैं वहाँ पे, दुकान है, सड़कें सब भी हमेशा सजी हुई रहती है। सजी हुई रखनी पड़ेगी ना, वरना कौन देखने के लिए आएगा। सज धज के होंगे तो कोई देखने के लिए आएगा ना। इसीलिए वहाँ पे होटल, मकान, दुकान, सड़कें सब एकदम मस्त सजे हुए रहते हैं। दुकानों में विदेशी वस्तुओं की भरमार है, जिसमें चीनी निर्मित सामानों का आधिपत्य है। उस दुकानों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देश में बनी हुई चीज़ वस्तु भी मिलती है। वहाँ पे चीन निर्मित सामान ज़्यादा मिलते हैं, चीन में बनी हुई चीज़ें ज़्यादा नेपाल में मिलती हैं। मुझे वहीं पता लगा कि इस वस्तु के ग्राहक या तो केवल संपन्न नेपाली है या फिर विदेशी पर्यटक। वहाँ लेखक ने देखा कि ये जो चीज़ वस्तु है, ये चीज़ है, यहाँ पे मिलने वाली चीज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तो कौन लेता है, तो नेपाल में रहने वाले जो सद्धर है यानी कि पैसे वाले हैं वो लोग लेते हैं। और कौन लेता है, तो और लेते हैं जो लोग घूमने के लिए आते हैं वह। उसके सिवा ये चीज़ कोई ज़्यादा तक खरीदते नहीं है। ऐसा क्यों होता होगा? तो उसने क्या बताया कि मुझे वही पता लगा कि इन वस्तुओं के ग्राहक या तो केवल संपन्न यानी कि पैसे वाले नेपाली है या फिर विदेशी पर्यटक। तो वो चीज़ कैसी होंगी? सस्ती होंगी? नहीं, कैसी होंगी? महंगी होंगी। इसीलिए बताया कि संपन्न नेपाली लेंगे। कैसे?
ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास पैसे वो लोग खरीद पाएंगे। वहाँ पे इसीलिए कहा है कि संपन्न नेपाली या फिर विदेशी पर्यटक, वो लोग ही ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका रेट ज़्यादा है। ज़्यादा रेट होने के कारण वो सभी लोग बेचारे इतनी सारी चीज़ नहीं खरीद पाएंगे, है ना। तो मुझे वहीं पता लगा कि इन वस्तुओं को ग्राहक या तो केवल संपन्न नेपाली है या फिर विदेशी पर्यटक। तो यहाँ हमने देखा कि राजधानी काठमांडू में होटल, मकान, दुकान, सड़कें सभी हमेशा सजे हुए थे। दुकान में विदेशी वस्तुओं की भरमार है, जिसमें चीन निर्मित सामान का आधिपत्य है। और लेखक को वहीं पे पता चल गया कि इन वस्तुओं के ग्राहक यानी कि लेने वाले संपन्न नेपाली है या तो विदेशी पर्यटक है। तो नगराज यानी कि हिमालय, भौगोलिक यानी कि भूगोल संबंधी, दुर्गम यानी कि जहाँ पहुँचना न जा सके यानी कि वहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो, उसको दुर्गम कहते हैं। हिम किरीट यानी कि बर्फ का मुकुट, और निर्मित यानी कि बना हुआ। तो ये है हमारी शब्द समझौती, शब्दार्थ मीनिंग्स। उसमें हमने देखा कि नगराज यानी कि हिमालय, भौगोलिक यानी कि भौगोलिक संबंधी, दुर्गम यानी कि जहाँ पहुँचा न जा सके यानी कि वहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो। वहाँ पे हमने देखा था ना कि दुर्गम पहाड़ी, तो वहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता है। हिम किरीट यानी कि बर्फ का मुकुट। बर्फ का मुकुट ये ऐसा शब्द कहाँ आया था? तो हिम किरीट यानी कि वो जो पर्वतीय इलाका है पूरा, वो किससे सजा हुआ है? तो बर्फ से सजा हुआ, इसीलिए उसका शब्द है हिम किरीट। निर्मित यानी कि बना हुआ, बना हुआ यानी कि निर्मित, उसके लिए शब्द प्रयोग का यहाँ पे निर्मित। कहाँ आया था? तो विदेशी वस्तु की भरमार है, जिसमें चीन निर्मित सामानों का आधिपत्य है। चीन से बनी हुई चीज़ ज़्यादा वहाँ पे मिलती है। ज़्यादातर चीन की चीज़ है वो इलेक्ट्रिक होती है, इलेक्ट्रिक चीज़ वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने पार्ट 1 में नेपाल की राजधानी काठमांडू के बारे में देखा, और 2 वीडियो भी हमने देखे जिसमें नेपाल के परिचय और नेपाल की विशेषता, वो तो देखकर तो क्या लगता था कि हम ही वहाँ पे घूमने के लिए चले जाए अभी का अभी। तो ऐसे संपन्न देश नेपाल है, वहाँ पे घूमने का अच्छी जगह है, इसीलिए नेपाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं, और विदेश से भी आने वाले लोग वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमने देखा कि राजधानी काठमांडू, जैसे हमारी राजधानी दिल्ली है, आप लोगों का काम है क्या? हिमालय की उत्पत्ति कैसे वो भी लिखना है, और राजधानी के बारे में भी लिखना है। कौन से? तो हमारे जो पड़ोसी देश है उनके बारे में, नेबर कंट्री के कैपिटल। समझ में आई बात? तो उसके बारे में भी आपको लिखना है। पता चल गया आपको? क्या? राजधानियों के बारे में आपको लिखना है। फिर से हम एक बार शब्दार्थ देख ले। नगराज यानी कि हिमालय, भौगोलिक यानी कि भूगोल संबंधी, दुर्गम यानी कि जहाँ पहुँच न जा सके, हिमकिरीट यानी कि बर्फ का मुकुट, निर्मित यानी बना हुआ। हमने 2 वीडियो देखा, इसीलिए मैंने पेज 1 है वो भी फिर से ले लिया। पता चला ना आपको? ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए। समझ गई? तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है उसमें हमने क्या क्या देखा वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे पार्ट 2, और उसमें हम जो बाकी का पोर्शन है वो हम लेंगे। इसमें हमने ज़्यादातर देखा काठमांडू का परिचय, तो वहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया। और नेपाल में नेपाल स्थित कहाँ है वो भी हमने देख लिया।
तो यहाँ तक आज हम हमारा वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 आगे, और उसमें हमारी ये चैप्टर शायद ख़त्म हो जाएगा, तो क्वेश्चन आंसर की बात भी हम उसमें बोल देंगे। आपको अभी मैं फिर से बता देता हूँ कि चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गए, आप फेयरबुक में कंप्लीट कर दीजिए। अभी बाकी है तो जिसका कंप्लीट हो गया है उसके बारे में कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जिसका बाकी है वो लोग अभी थोड़ा सा समय निकालो और अपना काम कंप्लीट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप एक बार लिखोगे तो आपको बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आपने लिखा ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ोगे? तो इसीलिए मैंने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 की PDF भेज दी है। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट होगा तब उसकी भी PDF में आपको सेंड कर दूंगा, तो आपको उसी में से लिखना है। और भाषा संसार का पोर्शन है वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है, उसको फेयरबुक में लिखना नहीं है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।